हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आए हैं। एंड सभी क्वेश्चंस तो देख लेते हैं बट उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं देख पाते हैं। तो हम एग्जैक्ट आंसर के साथ कि कैसा CBSE वांट आपसे चाहती है कि आप किस टाइप का आंसर लिखें, वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आपको इससे प्रिपरेशन भी हो जाएगी कि आपको कितना आता है एंड कितना नहीं आता। एंड मैंने इससे पहले और भी वीडियोस डाली हैं, सैम्पल पेपर को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। एंड इससे पहले जो वीडियोस डाली है उससे अलग ही क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में देखूँगी। तो आपको हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। आप पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आई सजेस्ट एक बार वीडियोस ज़रूर देख लीजिए। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है, 2 उदाहरण दीजिए जिससे आपको लगा हो कि बाल गोविंद भगत सामाजिक रूढ़ियों से ना बनकर प्रगतिशील विचारों को परिचय देते हैं। यानी वो पुराने ज़माने की बातें लेके नहीं चलते, वो अभी प्रगतिशील विचारों यानी जो अभी के चल रहे हैं उन पर ही वो परिचय देते हैं। तो आपको ये बताना है। देन अगर आपको इसका आंसर आता है ना तो वीडियो को पॉज करिए एंड अपनी एक रफ नोटबुक में कैसे भी आंसर लिखिए। एंड देन अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे साथ देख सकते हैं आंसर। एंड अगर आपने लिख लिया है, वीडियो पॉज करके वीडियो ओपन करके लिख लिया, तो आप अपना आंसर मैच करिए। तो इसका आंसर होगा, जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि पतोहू से दूसरा विवाह करने के लिए कहा। अगर वो रूढ़िवादी सोच के होते तो वो क्या कहते कि सती प्रथा के कारण इसे भी मार दो, इसे भी जला दो, ऐसा हो जाता है ना। तो वो उन्होंने क्या कहा, तो इसका दूसरा विवाह कर दो। पतोहू ने अपने पुत्र का और पतोहू से यानी उन्होंने अपनी बहू से ही पुत्र का अंतिम संस्कार करवाया। उनके विचार से पति की मृत्यु के बाद एक स्त्री के लिए अकेले जीवन बिताना बहुत ही दुखपूर्ण और चुनौती भरा कार्य है। उनका ये व्यवहार सामाजिक रूढ़ियों से ना बंधकर ऊपर उठता है। अगर हम दूसरा बात देखें तो भगत जो है वो गृहस्थ होकर भी एक साधु की परिभाषा पर खरे उतरे थे। खेती बाड़ी करते थे और जो भी खेत में अन्न उपजता और सबसे पहले कबीर के मठ में ले जाते और जो भी प्रसाद के रूप में मिलता उसी से गुजार बसर करते। तो ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो देखेंगे वो है सेकंड क्वेश्चन, लखनवी अंदाज चैप्टर से। नवाब साहब ने खीरा खाने की पूरी तैयारी की और उसके बाद बिना खाए फेंक दिया। इस नवाबी व्यवहार पर आप क्या कहेंगे या टिप्पणी दीजिए। तो हम कह सकते हैं नवाब साहब अपनी नवाबी का दिखावा कर रहे थे। नवाब साहब की नवाबी पर व्यंग किया गया है। उन्होंने खीरे को पहले धोया, सुखाया, छीला और फिर फांकों में काटकर बाहर फेंक दिया। इससे उनके दिखावटीपूर्ण जीवन का पता चलता है कि वो कितना दिखावा करते हैं। वे खीरे को अपवादार्थ और तुच्छ समझते हैं और वो सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल लोग खाते हैं, गरीब लोग खाते हैं। इस प्रकार नवाबों का जो वास्तविकता से बेखबर होना दर्शाया गया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में वो चैप्टर है ही नहीं। फोर्थ है, मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव किस रूप में पड़ा। तो सबसे पहले तो उनकी एक टीचर जो थी उनका प्रभाव पड़ा। मन्नू भंडारी पर उनके पिता और हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। पिता की तरह वह भी देशभक्त और आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी देने वाली देशभक्त थी। पिता की तरह वह भी शक्ति स्वभाव और तमाम गुण मन्नू में समाहित थे। और शीला अग्रवाल से उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया। मन्नू को चुनिंदा उच्च साहित्यकारों की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया और साथ ही उन्होंने घर की जो चार दीवारी से बाहर निकल के उनके आंदोलन के लिए प्रेरित किया, अर्थात राजनीति में सक्रिय भागीदारी की प्रेरणा मिली। तो हम कह सकते हैं शीला अग्रवाल और उनके पिता ने उन पर जो है प्रभाव डाला। नेक्स्ट है, कैसे कह सकते हैं कि काशी संस्कृति की प्रयोगशाला है। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। तो हम कह सकते हैं काशी जो है वो संस्कृति की पाठशाला है क्योंकि काशी में संगीत की एक अद्भुत परंपरा रही है। बड़े बड़े रसी कंठे महाराज ने भी यही सबको संस्कृति का पाठ पढ़ाया। काशी में बाबा विश्वनाथ यानी शिव जी हैं, संकट मोचक हनुमान जी हैं, उनका मंदिर है। खान पान उत्सव और अन्य सामाजिक परंपराएं भी यहाँ पे विद्यमान है। काशी में गंगा जमुनी संस्कृति है यानी गंगा काशी में है और इसको शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये आनंद कानन का नाम इन्हें कहा गया है और यहाँ हजारों साल का इतिहास छुपा हुआ है। यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान है वो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि उत्साह कविता से है।
उत्साह कविता में कवि बादल से क्या अनुरोध करता है, तो वो आप लिखेंगे उत्साह कविता में कवि बादल से, तो कवि जो है वो बादलों से अनुरोध करते हैं, एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि बादलों तुम गगन के चारों ओर से घेर लो, यानी पूरे आसमान को चारों ओर से घेर लो, यानी आ जाओ। घोर अंधकार कर लो, यानी पूरा अंधेरा कर दो। क्रांति करो, यानी गुस्सा करो, मतलब एक क्रांति लाओ। अनंत दिशा से आकर घनघोर गर्जना करके बरसो और तपती हुई धरा को शीतल कर दो, यानी हर दिशा से, अनंत दिशा यानी मतलब इन्फिनाइट, अनंत दिशा से आकर घनघोर गरजो, यानी इतना गरजो, इतना गरजो, इतना बरसो भी कि ये जो गरम गरम तपती हुई धरा है ना, भूमि है, इसे ठंडा कर दो। क्रांति के द्वारा परिवर्तन ले आओ, यानी ऐसी शोर मचाओ कि पूरा चेंज ही आ जाए, परिवर्तन आ जाए। जैसे लाइक अगर कोई सूखा होता है और बारिश हो जाती है तो पानी पानी बाढ़ आ जाती है ना, तो बदलाव नहीं आ जाते, वही। बादलों को क्रांति दूत मानकर सोए अलसाए कर्तव्य विमुख लोगों में उत्साह लाने के लिए अनुरोध करते हैं, यानी जो बादल से हम जो सोए और आलसी लोग होते हैं ना, उनमें क्रांति लाने का उत्साह बढ़ाने के लिए वो कवि जो है वो अनुरोध करते हैं। नेक्स्ट, भाव स्पष्ट कीजिए। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, बट ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एंड इनकी प्रैक्टिस भी आपको पढ़नी है। आपको ये क्वेश्चन दे दिया, अब आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो मतलब तुम्हारे छूने का स्पर्श इतना ज़्यादा है कि जो शेफालिका के फूल है वो चिर रहे हैं, जग लग रहा है, तो ये आपको ऐसे स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर हम करते हैं, कवि अपने शिशु की दंतुरित मुस्कान को देखकर कहता है कि तुम्हारे नए दांतों की मुस्कान एक आकर्षण है, यानी एक तरह से अट्रैक्शन हो रही है। जैसे ही मैंने तुम्हें छुआ, ऐसा लगा कि शेफालिका के जो सफ़ेद फूल है वो झड़ रहे हैं। तुम्हारी मुस्कान देखकर बाँस भी बबूल में भी शेफालिका के जैसे फूल खिलने लगेंगे, यानी बाँस और बबूल जो कांटेदार जो है कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं, उनमें भी शेफालिका के कोमल फूल आ जाएंगे, खिलने लगेंगे। कवि का कठोर व कांटों से भरा जीवन बच्चे के स्पर्श से, यानी कवि का जो जीवन है कठोर, कांटों से भरा, मुश्किलों से भरा, वो बच्चे के एक स्पर्श से, बच्चे के एक छूने से, उनकी वात्सल्य की भावनाओं से भर उठा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आपकी पोएम नहीं आ रही, ये भैया आपका पोएम नहीं आ रही। फिर लास्ट अड़ा क्वेश्चन है, मंजे हुए प्रतिष्ठित संगीतकार को भी अच्छे संगीतकार की आवश्यकता क्यों होती है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसे ज़रूर करिएगा। जब कभी मंजा हुआ संगीतकार अपने सुरों के जंगल में भटक जाता है, यानी संगीतकार भी जो है ना, मतलब कुछ गाते गाते कुछ भटक जाता है ना, तो अनहंद में चला जाता है। अगर मतलब गाते गाते अपने सुर में ही चला जाता है, तब संगीतकार ही, यानी संगतकार ही जो है वो अपने सुरों को संभालने का कार्य करते हैं, गायन को प्रभावशाली बनाता है। संगतकार ही मुख्य संगीतकार या गायक है, यानी संगीतकार कौन होते हैं, जो गायक होते हैं, और संगतकार जो होते हैं उनकी गाने में हेल्प करते हैं, गायक का अस्तित्व हो जाता है, और स्वयं हमेशा मुख्य गायक के पीछे रहता है और उसका साथ देता है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पिंचन की नाक वाला आपका क्वेश्चन चैप्टर नहीं है, ये वाला चैप्टर है, हम इसके आंसर कर क्वेश्चन करेंगे। माता का अंचल पाठ की 2 बातों का उल्लेख कीजिए जो आपको अच्छी लगी हो और आपको इनसे क्या प्रेरणा मिली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार सीबीएसई में ज़्यादातर आता है। तो आप इसका आंसर करेंगे, माता का आंचल पाठ ग्रामीण संस्कृति के बच्चों के बचपन की एक जीवन झलक है। इस पाठ में बच्चों के स्वच्छंद बचपन का वर्णन है, किस प्रकार वे अपने हमजोलियों के बीच मिट्टी में ही बिना खेल खिलौने का अपना जीवन बिताते हैं। पिताजी का भोलानाथ के हर खेल में शामिल होना, हर खेल पर अपनी बच्चे से टिप्पणी देना बहुत अच्छा लगा, और वह जब चूहे के बिल में से सांप निकल आया और दहशत में आकर संकट के समय भोलानाथ अपनी माँ के आंचल में जाकर छुप जाना, वो भी बहुत अच्छा लगा हमें। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है, यानी ये सारी चीज़ें हमें अच्छी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। पहला जो प्रश्न है वो आपका चैप्टर ही नहीं आ रहा। सेकेंड है मन्नू भंडारी, यानी एक कहानी ये भी से, मन्नू भंडारी का अपने पिता से जो वैचारिक मतभेद, या उसे अपने शब्दों में, यानी अपने पिता से वो मतलब लड़ती थी, या एक तरह से इनकी अलग मतलब उनके पिता की अलग सोच थी और उनकी अलग सोच थी, उस पर आपको वैचारिक मतभेद बताना है।
तो मन्नू भंडारी और उनके पिता के बीच वैचारिक रूप से काफ़ी मतभेद थे। वह उनके पिता अहंकारी थे, क्रोधी और शक्की तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति सजग रहने वाले व्यक्ति थे। यानी समाज के बारे में वो बहुत सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह। यद्यपि वह आधुनिकता के समर्थक भी थे, यानी वो स्त्रियों की प्रतिभा और क्षमता को समझते थे तथा उनका सम्मान भी करते। पर उनकी ये सारी भावना उनके दकियानूसी विचारों के तले दब जाती थी। यानी अब उन्हें मतलब स्त्रियों से को मतलब स्त्री का सम्मान करते थे, उनकी शिक्षा पर भी उन्हें अच्छा लगता था। बट कुछ जो जस्ट लाइक वो अहंकारी और समाज की बातों में आके, यानी उनके दकियानूसी जो विचार है, उनसे ये जो स्त्री के लिए कुछ अच्छा करना, वो वाली सोच जो है वो दब जाती थी। अब लेखिका उनकी एक खामियों पर चिल्लाती थी कि उन्हें गुस्सा आता था। वे लेखिका को घर गृहस्थी के कार्यों से दूर रखकर जागरूक नागरिक बनाना चाहते थे। घर में राजनीतिक जमा बड़ों में भाग लेने की सीख देते थे, पर घर के बाहर सक्रिय भागीदारी के विरुद्ध थे। यानी वो चाहते थे कि वो खाना वाना ना बनाए, रसोई को वो बटियार खाना कुछ इस टाइप में कहते थे कि मन्नू भंडारी जो है वो रसोई में ना जाए, जो यहाँ पे घर के अंदर मीटिंग हो रही है उसमें बैठे। बट वो चाहते थे कि वो मतलब एक अच्छा नागरिक बने पर घर के अंदर रह के, जो कि मन्नू भंडारी को बिल्कुल नहीं पसंद था। इसके कारण वह पिता की दी हुई सीमित आज़ादी के दायरे में बंद नहीं रहना चाहती थी। वह आज़ाद ख्यालों की थी, जिस कारण पिता पुत्री में मतभेद होना स्वाभाविक था। इतना ही नहीं, पिता पुत्री के विचारों का मतभेद विवाह के विषय में भी था। लेकिन राजेंद्र के साथ विवाह करना चाहती थी, परंतु पिताजी का इसका विरोध करते थे। इन्हीं कारणों से लेखिका की अपनी पिता के साथ वैचारिक टकराहट थी। पिता को पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता स्वीकार्य थी, पर राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना पसंद नहीं था। मन्नू भंडारी ये सब करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ में बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना क्या प्रदर्शित करता है? ऑफ कोर्स उनका ये देशभक्ति को प्रस्तुत करता है। तो आप लिखेंगे, नेताजी का पाठ में बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना ये प्रदर्शित करता है कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना है। इस देश के नव निर्माण से न केवल युवा बल्कि बच्चा भी अपना योगदान देने में तत्पर है। देशभक्त कैप्टन मरकर भी इस कब्जे में बच्चों में जिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है, बाल गोविंद भगत अपने सुस्त और बोधे से बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्यों? आपको बताना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, बाल गोविंद भगत का अपने सुस्त और बोधे से बेटे के साथ अत्यंत आत्मीय व्यवहार था। वह जानते थे कि इसे अधिक प्रेम की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को विशेष स्नेह व देखभाल की ज़रूरत होती है जो आलसी होते हैं। ऐसे लोग निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। यदि ऐसे बच्चों को तिरस्कार, यानी अगर हम इनकी देखभाल ना करें तो वो अपेक्षित किया जाए, तो यानी उन्हें सुरक्षा ना दी जाए, तो वो असुरक्षा व अहीनता की भावना जन्म लेगी कि मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, कुछ इस टाइप में उनके अंदर जलने लगे, और वो अपने ही माता पिता की रिस्पेक्ट करना भूल जाएंगे और उनका भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के सेकंड क्लास का टिकट ही क्यों खरीदा? तो आप इसका आंसर करेंगे, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि लेखक का अनुमान था कि सेकंड क्लास का डिब्बा खाली होगा, जिसमें भीड़ से बचकर नई कहानी के विषय में एकांत में चिंतन करने के साथ साथ प्राकृतिक दृश्यों की शोभा भी निहार सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है, सिक्किम की युवती के कथन में मैं इंडियन हूँ से स्पष्ट होता है कि अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय से सिक्किम की आप लिखेंगे संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। आप किस प्रकार राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाकर देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं, आप बताइए। तो जिस प्रकार सिक्किम की युवती ने अपने कथन में कहा कि मैं इंडियन हूँ, इससे स्पष्ट होता है कि वह जाति, धर्म, संप्रदाय से कहीं अधिक राष्ट्र को महत्व देती है। उसी प्रकार हम भी अपने राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाकर देश के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करेंगे। हम लोग आजकल कई पर्यटन स्थलों में आधुनिकता के रंग में रंगी हुई प्रकृति को जाने अनजाने नष्ट कर रहे हैं, वहाँ के सौंदर्य को नष्ट कर रहे हैं। इसे रोकना होगा, नहीं तो हम प्रकृति के सौंदर्य से वंचित रहेंगे। हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते जन जन में स्वच्छता का संदेश देना होगा। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने होंगे, पेड़ों को ना काटना होगा, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों एवं उपकरणों से कम प्रयोग
आदि प्रति जागरूक करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस थी वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गया हो सब कुछ। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी ज़रूर करेगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।